चलिए, सो वेलकम टू डे नंबर 2 अमालगमेशन. गुड इवनिंग एवरीबडी. गुड इवनिंग अनुष्का, अजीत, जानवी, विदित, अनुष्का, अनन्या, रश्मि, तन्मय, लहर, शाल्वी, रोशनी, पवन, गौरी, पुष्पेंद्र, प्रियांशी, रिद्धिमा, डिम्पल, एवरीबडी. गुड इवनिंग एवरीबडी. गुड इवनिंग ऑफलाइन ऑल्सो. ओके, सो हम थे इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 20 नहीं 14 में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 में थे. हमने कल जाने से पहले क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी. तो हमने अमलगमेशन का एक बेस बनाया था और बेस कुछ ऐसा था कि सर मैंने आपको बताया था कि नाटा एकेडमी को ग्रोथ चाहिए. इन ऑर्डर टू अचीव द ग्रोथ दे विल डू टू थिंग्स. ईदर दे विल create a monopoly, but that is very difficult. So what they will do, they can do reduction in cost. correct है. और रिडक्शन इन कॉस्ट के लिए सर ने सोचा कि हम प्रिंटिंग प्रेस ओपन करते हैं, तो या तो सर खुद एक ओपन कर लें प्रिंटिंग प्रेस, या फिर क्या करेंगे सर. हाँ, तो यहां पर सर ने खरीद ली एक प्रिंटिंग प्रेस. अब या तो उसका पूरा बिजनेस एक्वायर कर लें, कर लें, और या फिर दोस्तों बिजनेस एक्वायर ना करके सिर्फ बिजनेस का कंट्रोल एक्वायर कर लें. अगर हमने कंट्रोल एक्वायर किया तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 एल्स अमलगमेशन. ठीक है, तो अमलगमेशन क्या होता है, 3 तरीके से बोला जा सकता है. अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. बट अकाउंटिंग सेम तरीके से करनी है. क्यों करनी है वो भी लॉजिक हमने कल देख लिया था. ठीक है, यहां पर AS 14 में 2 तरीके के अमलगमेशन होते हैं, नेचर ऑफ परचेज, नेचर ऑफ मर्जर. मर्जर की 5 कंडीशन होती हैं स्मॉल कंपनी और बिग कंपनी के बीच में. बिग कंपनी शुड कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ स्मॉल कंपनी. बिग कंपनी शुड टेक ओवर ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ स्मॉल कंपनी एट बुक वैल्यू. बिग कंपनी शुड take over all reserves and surplus of small company at book value not less than 90%. मतलब 90% shareholders of small company ready to become shareholders of big company है, और PC equity shares में देना है except in case of fractional shares. Internationally हमारे पास accounting standard है IFRS 3. हमारे पास इंडिया में बड़ी कंपनीज के लिए इंड AS 103, और हम जो पढ़ रहे हैं AS 14 वो है 250 करोड़ की नेटवर्थ से कम वाली कंपनीज के लिए. सर परचेज और मर्जर में क्या डिफरेंस है. तो परचेज में हम सारा बिजनेस परचेज करते हैं, सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज बिजनेस के परचेज कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं नेटो. नेटो में आता है ऑल असेट्स एट फेयर वैल्यू एंड ऑल लायबिलिटीज एट पेबल वैल्यू. जो भी आया उसके बदले में हम देंगे पीसी और गुडविल में, पीसी और नेटो में जो भी एक्सेस पेमेंट किया वो गुडविल, कम पेमेंट किया हमने एज कंपेयर टू नेटो तो कैपिटल रिजर्व, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट. लेकिन अगर वहीं हम मर्जर की बात करें तो यहां असेट्स लायबिलिटीज के साथ साथ रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बुक वैल्यू पर ले लिए जाते हैं. जो भी डिफरेंस आएगा वो रिजर्व्स में जाएगा. नेटो का मतलब होता है शेयर कैपिटल ऑफ स्मॉल कंपनी. अच्छा, यहां पर रिजर्व्स ICI कहां से एडजस्ट करता है, जनरल रिजर्व से. हमें 2 तरीके की काउंटिंग देखनी है. एक तो बुक क्लोजर देखना है स्मॉल कंपनी का, उसके लिए AS 14 कुछ भी नहीं बोलता, तो हम रियलाइजेशन अप्रोच फॉलो करते हैं. सर इसके अलावा परचेज या पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड करके हैं हमारे पास. अगर परचेज का नेचर है तो परचेज मेथड यूज करेंगे, मर्जर का नेचर है तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड यूज करेंगे. बट ये 2 मेथड हमें नई कंपनी की बुक्स में करनी है. करेक्ट है. सर पीसी का कैलकुलेशन देखना है, अकाउंटिंग देखनी है स्मॉल कंपनी और बिग कंपनी की बुक्स में, मर्जर और परचेज में. सर परचेज मेथड हमने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बोला था कि 6 स्टेप्स में क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा. नंबर 1 नोट्स एंड एजम्पशन. नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ नेटो. नंबर 3 स्टेटमेंट ऑफ पीसी होता है 3 मेथड से, पेमेंट, इंट्रिंसिक वैल्यू, नेट एसेट. कब पेमेंट यूज करेंगे, कब इंट्रिंसिक वैल्यू, कब नेट एसेट, डिपेंड करेगा जब हम पीसी के बारे में स्टेप 3 पढ़ेंगे. ठीक है. अभी फिर स्टेप 4 था कैलकुलेशन ऑफ गुड्डू या कैपिटल रिजर्व. उसके बाद अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ स्मॉल कंपनी या फिर अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ बिग कंपनी. अच्छा, इसमें हमने स्टेप नंबर 1 नेटो, नोट्स एंड एजम्पशंस देख लिया और हमने उसके बारे में किया विल डिस्कस विद क्वेश्चंस. नेटो में हमने पहली चीज ये तो देख ही ली थी कि कैसे आता है, जितने असेट्स टेक ओवर किए हैं वही लेंगे, जितने लायबिलिटीज टेक ओवर किए हैं वही लेंगे. नेटो में क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो सारे के सारे ले लेंगे, लेकिन फेयर वैल्यू ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटीज जो टेक ओवर किए हैं वो नहीं गिवन है तो हम बुक वैल्यू ले लेंगे. सर फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं लेंगे क्योंकि वो लॉस होता है, उसको बियर स्मॉल कंपनी के शेयर होल्डर्स ही करेंगे. अच्छा, बुक वैल्यू ऑफ गुडविल हमें नहीं लेना है नेटो में अगर पीसी पेमेंट मेथड से. पीसी कब पेमेंट से आएगा, कब
नेटो से आएगा, कब इंट्रिंसिक वैल्यू से आएगा, डिपेंड्स, जब हम करेंगे स्टेप नंबर 3। अभी हम पीसी के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे। अच्छा, फेयर वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी इज नथिंग बट द अमाउंट विच इज टू बी टेकन ओवर बाय बिग कंपनी, तो उसी अमाउंट पे अपने को लेना पड़ेगा जो पेबल वैल्यू होगी। बोलो कल तक के डिस्कशन में किसी को कोई डाउट्स हो तो पूछ लो, टिल नाउ बोलो, टिल नाउ कोई डाउट्स है? एनीबडी हैज एनी डाउट्स? पक्का? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस नो माय डियर फ्रेंड्स? ओके, तो सर यहां तक मैं, वेरी गुड यार, वेरी गुड, मतलब बहुत बढ़िया रिस्पांस, बढ़िया लगा मेरे को, आपने इतने लोगों ने रिप्लाई कर दिया कि नो सर कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत हो तो प्लीज पूछ लो, मैं आपको पूरे 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, नहीं 2 नहीं, ज्यादा हो गया, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा है। बोलो बोलो बोलो। पक्का? चलो, क्या हम आगे बढ़ जाएं? पक्का? बोलो ऑनलाइन। चलो, तो हमने बात कर ली असेट्स की, हमने बात कर ली लाइबिलिटीज की। सर असेट्स के लाइबिलिटीज के अलावा देयर आर फ्यू रिजर्व्स। बताओ परचेज मेथड में रिजर्व्स एंड सरप्लस का क्या ट्रीटमेंट होता है? सर हम उसको टेक ओवर नहीं करते। रिजर्व्स एंड सरप्लस वेदर इंक्लूडेड इन नेटो और नॉट। बताओ क्या रिजर्व्स एंड सरप्लस को नेटो में हम इंक्लूड करेंगे? हम परचेज मेथड पढ़ रहे हैं दोस्तों, बताओ क्या करेंगे इसको इंक्लूड? नहीं, तो आंसर इज नो। ठीक है, आंसर इज नो। क्लियर है? ये क्वेश्चन मार्क था, ये क्वेश्चन मार्क था, पूछो क्या? अब हमें पता भी तो होना चाहिए रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या आता है। कहीं ऐसा तो नहीं हमें लग रहा है वो रिजर्व एंड सरप्लस है बट एक्चुअल में वो लायबिलिटी है, तो हम एक बनाएंगे लिस्ट। क्या बनाएंगे? लिस्ट। पूछो क्या? चो गुड। 3 तरीके से हम रिजर्व्स को क्लासिफाई करेंगे। एक तो रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, और एक तो रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं हो। तीसरा आता है बेटा स्टैट्यूटरी रिजर्व, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो हम कहना से यहाँ पर जितने भी रिजर्व, प्रोविडेंट फंड जो भी दिखेगा सबका ट्रीटमेंट यहीं सीख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चा? बोलो क्लियर है? यस नो? ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। सर सबसे पहले रिजर्व्स एंड सरप्लस की लिस्ट बनाए। सर रिजर्व्स एंड सरप्लस में आ जाता है ए जनरल रिजर्व, है ना, बी स्टेटमेंट ऑफ प्योरल, सी रिजर्व फंड, डी डिविडेंड इक्वलाइजेशन, ये भी रिजर्व में आता है, ई ई। अच्छा मुझे बताओ ये सारे के सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं, क्या इनको टेक ओवर करूंगा क्या मैं? बोलो। बिल्कुल। अनुष्का का डाउट है, सर एक डाउट था, अगर कैपिटल रिजर्व मेरे पास 3 लाख है और गुडविल 1 लाख है और आपने बोला था AS14 बोलता है इन दोनों को नेट ऑफ कर दो, है ना, तो मेरे पास कैपिटल रिजर्व बचेगा 2 लाख का। क्लियर है? सर आप नेट ऑफ क्यों बोलते हो उसको? तो सेट ऑफ बोलते हैं, सेट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट का वर्ड है, नेट ऑफ अकाउंट्स का वर्ड है। अकाउंट्स के हिसाब से अपन बोलते हैं नेट ऑफ हमेशा। अकाउंट्स में कभी भी आप कोई अगर आपको सेट ऑफ बोल रहा है वो सिर्फ कहने के लिए बोल रहा है, बट अगर बेयर एक्ट की लैंग्वेज के हिसाब से देखें तो इट इज दे यूज द वर्ड नेट ऑफ। बट इनकम टैक्स एक्ट अलग ही चलता है थोड़ा, उसने उसको उसी चीज को सेट ऑफ बोल के रखा है, और आपका एक चैप्टर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, है ना। नाउ डिविडेंड इक्वलाइजेशन, इसके अलावा रेवेन्यू रिजर्व, कोई भी रेवेन्यू रिजर्व है तो वो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएगा, मतलब वो नेटो में नहीं आएगा। ए हाँ या ना? एफ
कैपिटल रिजर्व, और बोलो और क्या हो सकते हैं, सॉरी, के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी में आएगा रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग्स, फिर दीदी ने बोला रिवैल्यूएशन, सब एच में हम रिवैल्यूएशन, रिजर्व, फिर आई प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। फिर ये क्या होता है, मेरी कंपनी प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में शॉर्ट में बता देता हूं क्या होता है। 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ, मेरी थी पार्टनरशिप फर्म, क्या थी, पार्टनरशिप फर्म या सोल प्रोप्राइटर जो भी है, बिजनेस करते गए। अच्छा, मैंने ना 1 अप्रैल मैंने ना 30 अप्रैल को लिस्टिंग नहीं, एमसीए पर एप्लीकेशन डाल दी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे, ठीक है, आरओसी को दे दिया ताकि वो मुझे कंपनी बना सके। मेरे को अब अपना बिजनेस करने का तरीका बदलना है और उसको मुझे क्या बनाना है, कंपनी, और मुझे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है 31 जुलाई को, मेरा ईयर एंड होगा 31 मार्च को, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं कब कंपनी बना, कहने से ये पूरा तो पीएनएल में आ जाएगा, यस और नो, स्टेटमेंट ऑफ पीओरएल एज पर शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 बोलता है ना पार्ट 2 स्टेटमेंट ऑफ पीओरएल। बट ये जो प्रॉफिट मैंने अर्न किया है इस पीरियड का, ये कहाँ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा मेरा कैपिटल नेचर का प्रॉफिट, और इसको मैं बोलता हूं प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है उसी दिन से हम कंपनी बनते हैं, लेकिन इस चक्कर में क्या मैं बिजनेस बंद करूंगा, नहीं बिजनेस तो मेरा कंटिन्यू रहेगा। साल के बीच में मैं कंपनी बना, उसके पहले मान लो मैं किसी और टाइप का फॉर्म ऑफ बिजनेस था, तो कहना है उसके हिसाब से भी तो कुछ प्रॉफिट आए होंगे, उस प्रॉफिट को मैं बोलता हूं प्रॉफिट प्रायर टू, प्रायर मतलब पहले का, बिफोर इनकॉर्पोरेशन, है ना। गुड मॉर्निंग, सोने वाली है ये मेरे को लग रहा है, लगता है आती सो, बट मैं सो नहीं रही, खड़ा भी बिल्कुल बिल्कुल लड़कियों जैसी बातें करना, बोले मैं नहीं सो रही, लड़कियों कोई बनती थोड़ी एक बार में गया। चलो जे, तो क्या सिक्योरिटी प्रीमियम, अरे ये भी तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएगा, एसपी, यस नो, चलो और क्या, आई जे के, ए फॉर, एक आपने बचपन में पढ़ा होगा कैपिटल फ्रीडमसन रिजर्व, सर आई जे के एल, मॉर्निंग लिख दिया था मैंने, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, ठीक है, आई जी के एल एम, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इसके ब्रैकेट में लिखना द पार्ट, सब पार्ट, क्लियर है, बोलो। अच्छा, ऐसे कौन से रिजर्व्स हैं जो मतलब ऐसे कौन से रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं जो एक्चुअल में रिजर्व्स एंड सरप्लस जैसे सिर्फ दिखते हैं, एक्चुअल में वो लाइबिलिटीज हैं, मतलब वो रिजर्व्स एंड सरप्लस जैसे दिखते हैं बट एक्चुअल में क्या है, वो लाइबिलिटी। मैं आपको बताऊं, मतलब उनको हमें नेटो में लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लाइबिलिटीज को तो लेना पड़ेगा ना। तो ये कौन से हैं जो रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर नहीं आते, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपका थोड़ा सा दिमाग लगेगा, आपके फेवरेट कलर में लिखिए, पेंशन फंड, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, सब लाइबिलिटीज हैं, रिटायरमेंट फंड, ये कंपनी की क्या है बेटा, हाई वॉल्यूम लो स्लीप, मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है भाई, रिटायरमेंट फंड, इंश्योरेंस पॉलिसी रिजर्व,
E, provision for depreciation. F, provision for doubtful debts. G, वर्कमैन कंपनसेशन फंड लाइबिलिटी पार्ट. वहां मैंने क्या लिखा था? रिजर्व पार्ट. वो नेटो में नहीं आएगा, लाइबिलिटी पार्ट नेटो में आएगा. ये बात समझ में आती है बच्चा? एच, एच में क्या आएगा बेटा? स्टाफ वेलफेयर फंड. आई, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड. ये बात समझ में आ रही है? बताओ ये कहां पे कंसिडर होंगे? नॉट एडेड नेटो. नेटो बोल रहा हूं मतलब लेस हो ऐड हो, बात एक ही. यस और नो? नेटो में ऐड होगा, लेस होगा, मतलब नॉट कंसिडर्ड इन नेटो. और ये कर लो बाद में. ओके, यहाँ पे आएगा कंसीडर इन नेटो. ये बात क्लियर है? बोलो पक्का? अच्छा, ये नेटो में नहीं आएंगे तो ये कहाँ जाएंगे? फिर ये जाएंगे, ट्रांसफर होंगे. ये ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स. कौन सा शेयर होल्डर अकाउंट? इक्विटी. नाउ कंसिडर इन नेटो हो गया हमारा. अभी आ जाते हैं हम कहां पर? स्टैट्यूटरी रिजर्व. ये ऐसे रिजर्व्स हैं जो हमें किसी दूसरे कानून की वजह से बनाने पड़ते हैं. ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसी दूसरे लॉ एंड रेगुलेशन की वजह से बनाने पड़ते हैं. जैसे कि दोस्तों आपने नाम सुना होगा, इन्वेस्टमेंट अलावेंस. करेक्ट है? बोलो. इन्वेस्टमेंट अलावेंस पक्का? बी, डेवलपमेंट पेट रिजर्व. एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व. सी, डेवलपमेंट रीबेट रिजर्व. डेवलपमेंट रीबेट रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व. ई, साइट रिस्टोरेशन फंड. लास्ट है एफ, शिपिंग रिजर्व. ये कहाँ जाते हैं? ये भी कंसिडर नहीं, क्योंकि ये रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं. और ये कौन से वाले हैं? जो इनकम टैक्स एक्ट या किसी और स्टैट्यूटरी एक्ट की वजह से हमें बनाने पड़ते हैं. पक्का? बट ये चूंकि ये रिजर्व्स एंड सरप्लस है तो इनको हम नेटो में कंसिडर नहीं करेंगे. सर इनका हम करेंगे क्या? इनको बेटा हम ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन. जब हम बुक क्लोजर करेंगे रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे, है ना? अच्छा, ये होते क्या है जरा मैं बता दूं क्या इनकी डेफिनेशन? इज रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ इनकम टैक्स requirements and has to be maintained for specific period by small company. समझ में आई बात?
कौन बियर करेगा? मुझे बताओ कौन सी रिक्वायरमेंट की वजह से बन रहे हैं? इनकम टैक्स एक्ट की रिक्वायरमेंट से, और हैज टू बी मेंटेन्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड बाय स्मॉल कंपनी। लेकिन उस पीरियड के दौरान मान लो मुझे इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व बनाना है, मुझे क्या बनाना है? इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व बनाना है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, और मुझे बनाना है वो 5 साल के लिए, और 5 साल के बीच में मान लो 2 साल निकल गए, मैं मेंटेन कर रहा था, तीसरे साल अमलगमेशन हो गया, मतलब मेरी कंपनी टेक ओवर कर ली गई किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा। अब बताओ क्या करूंगा मैं क्या करूंगा? कहना इसे ये रिजर्व मुझे खत्म करना पड़ेगा रियलाइजेशन के थ्रू, यस और नो? सो व्हाट आई विल डू हियर, ड्यू टू अमलगमेशन, बिग कंपनी continues to maintain it for remaining part of specified period। मुझे बताओ अमलगमेशन 3rd ईयर की बिगिनिंग पे हुआ, मतलब मुझे अभी कितने साल और मेंटेन करना था वो अकाउंट? 3 साल और, तो ये 3 साल अब बिग कंपनी मेंटेन करेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? बिग कंपनी मेंटेन करेगी, और एंट्री क्या पास कर देंगे अपन? एंट्री विल बी, जर्नल एंट्री विल बी अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, जो भी उसका नाम है, जो भी उस रिजर्व का नाम है। अच्छा, ये अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व कहां से लेस होगा? लेस फ्रॉम स्टैट्यूटरी रिजर्व बैलेंस शीट। 3 साल तक वो राइट ऑफ होता जाएगा, क्योंकि मुझे 5 साल तक मेंटेन करना है, 5 साल के अंदर उसे राइट ऑफ करना है अपनी बुक से। 2 साल तो नॉर्मल था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। दूसरे साल के एंड में या तीसरे साल के बिगिनिंग में मेरी कंपनी का टेक ओवर हो गया। जब मेरी कंपनी का टेक ओवर हो गया तो कैन आई से दिस रिजर्व हैज टू बी मेंटेन्ड बाय बिग कंपनी, एंड जब वो बिग कंपनी मेंटेन करेगी तो उसे करेगी अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व के नाम से, एंट्री पास करके टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। अपनी बुक्स में स्टैट्यूटरी रिजर्व लिया, क्रेडिट बैलेंस कर दिया, और अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अपन अकाउंट ओपन करके उसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया, और उधर बिग स्मॉल कंपनी की बुक्स से वो रियलाइजेशन में चला जाएगा। कहना इसे वहां से भी खत्म, और यहाँ आ गया, और कितने साल और मेंटेन होगा? 3 साल, और 3 साल के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, ये स्ट्रेटेजी रिजर्व कहाँ आएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये बोलो समझा कि नहीं? पक्का? चलो एग्जाम्पल में दिखा देता हूं। एग्जाम्पल, ये मेरी बैलेंस शीट है, शेयर कैपिटल 30, प्योरल 50, और स्टैट्यूटरी रिजर्व मान लो 20, और असेट्स है मेरे 100। ठीक है, ये क्या हो गई मेरी बैलेंस शीट किसकी? ठीक है, ये स्टैट्यूटरी रिजर्व कितने साल के लिए मेंटेन करना था? 5 इयर्स के लिए, एंड ऑलरेडी 4 इयर्स डन। 4 इयर्स क्या हो गए? डन हो गए। कहना इसे अमलगमेशन हुआ 4th ईयर में। अब ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी? बिग में। बिग कंपनी की बुक्स में स्टैट्यूटरी रिजर्व दिखेगा, वो दिखेगा इनर कॉलम में 20 माइनस अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व 16, और बाहर आ जाएगा 4, क्योंकि मुझे 5 साल तक मेंटेन करना था, 4 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। इसका मतलब 20 का स्टैट्यूटरी रिजर्व 5 साल मेंटेन करना, मतलब कितने साल? हर साल 4 रुपए के, 4 रुपए के हिसाब से 16 रुपए ऑलरेडी 4 साल तक हो चुके हैं, बचा कितना? 4। तो वो मेरी बिग कंपनी की बुक, और यहां से ये कहां चला जाएगा? रियलाइजेशन। पक्का? बोलो अभी दिमाग के जाले साफ हुए कि नहीं? इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो। क्लियर है? अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूं मैं। यहां मैंने लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन कंपनसेशन फंड फॉर एग्जांपल मेरा है 50,000 रुपीज का रिजर्व। कितना 1000 का है? पक्का?
है ना। अब वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्यों बनाया गया है? ताकि वर्कर्स को चोट लगे अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उस रिजर्व से पैसे निकाल के सामने वाले को दे दो। यस और नो? अब ईयर एंड पर, ईयर के स्टार्टिंग पे मेरी बुक्स में दिख रहा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड 50,000, ठीक है। साल के दौरान मेरा 2 एम्प्लॉइज इंजर्ड हुए और मेरा टोटल खर्चा आ गया इस साल 10,000 रुपए फॉर द एम्प्लॉइज, करेक्ट। तो अब मैं इसका ट्रीटमेंट, और उसी साल क्या हो गया? अमालगमेशन। तो याद रखना दोस्तों, इस 50,000 में से ₹10,000 तो कंपनी की क्या हो गई? लायबिलिटी, क्योंकि उसको देने पड़ेंगे। यस और नो? और बाकी के 40,000 क्या हो गया? रिजर्व पार्ट। पक्का? तो रिजर्व पार्ट को हम नहीं लेंगे और लायबिलिटी को नेटो में ले लेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का? चलो, यहां तक किसी को कोई डाउट्स है? लिखना है कि नहीं? देखो हमने क्या चालू किया, रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या आता है, इतने तो आते हैं, और भी रह गए होंगे। इतने नहीं आते, और कुछ होते हैं स्ट्रेटेजी रिजर्व, उनका एग्जांपल दे दिया। बताओ इसमें किसी को डाउट? बोलो बोलो बोलो, प्लीज कंफर्म मी इन द चैट बॉक्स। है नाउ चार्टेड। 8th वाले में कोई मतलब डाउट नहीं है, तो आ जाते हैं अपन 9th पे। इफ एनी asset slash liability is reduced or settled by small company, मतलब ओवर हो रहा था लेकिन कोई लाइबिलिटी है जो किसने सेटल कर दी? स्मॉल कंपनी ने। तो कैन आई से इट मीन्स दैट सच asset slash liability is not taken over by big company। मेरी कंपनी को आपने टेक ओवर किया, मेरी कंपनी की बुक्स में असेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं। एक लायबिलिटी दिख रही थी ट्रेड पेबल ₹50,000, और कैनाई से मैंने ही उसे सेटल कर दिया। इसका मतलब आप ट्रेड पेबल नहीं ले रहे थे, तो नेटो का वो पार्ट बनेगा ही नहीं। अंडरस्टूड? पढ़ो एक बार वापस। देखो हम लिखते हैं ना स्टेटमेंट ऑफ नेटो में, स्टेटमेंट ऑफ नेटो हम लेते हैं नेट असेट्स एट फेयर वैल्यू। मतलब हम यहाँ पे सारे असेट्स कौन से लेते हैं? असेट्स 4 टेकन ओवर बाई बिग कंपनी, not reduced by small company। yes no my dear friends? बोलो, क्लियर है? डन नाउ इसका कंपैरिजन ये आपको समझ में आ गया ना, कि अगर कोई भी स्मॉल कंपनी ने सेटल किया है तो वो नेटो में कवर नहीं होगा। हम आ जाते हैं 10th पे। सर 10th क्या बोलता है पता? वो बोलता है फेयर वैल्यू, बहुत टफ है हाँ, ये वाला ज्यादा टफ है, ध्यान से। फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी विल नेवर शेयर कैपिटल सरप्लस। ये बात समझ में आ रही है? फेयर वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी विल नेवर इंक्लूड रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड इक्विटी। तो वो हमें पता था सर, तो लेते ही नहीं। शेयर कैपिटल लेते हो क्या आप? स्मॉल कंपनी की टेक ओवर करते हो। रिजर्व्स एंड सरप्लस लेते हो क्या? नहीं। ये पॉइंट है। ऐसे कितने टोटल पॉइंट कितने हैं? 12। यही बात समझ में आ रही है? चलो अभी मान लो एग्जाम्पल,
मेरी बुक्स में दिख रहा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड 40,000। लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड 9,000। लाइबिलिटी कितनी है वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट? 9,000। तो क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द लाइबिलिटी पार्ट एंड व्हाट इज द रिजर्व पार्ट? लाइबिलिटी पार्ट कितना आएगा जल्दी, एवरीबडी इन द चैट बॉक्स। एंड रिजर्व पार्ट कितना आएगा इसमें से? मेरे पास टोटल वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 40,000, जिसमें से मेरी लाइबिलिटी कितनी आई उसके अगेंस्ट 9,000। बताओ मुझे लाइबिलिटी पार्ट कितना है और रिजर्व पार्ट कितना है? 9,000 लाइबिलिटी आएगी, ओके। और बाकी का 31,000 रिजर्व आ जाएगा। कहना ही चाहिए 31,000, कहना ही चाहिए 31,000 मेरे नेटो का पार्ट नहीं होगा, पक्का? अच्छा, इफ क्वेश्चन रिमेन्स साइलेंट तो हम ये मान लेंगे तो हमारी लाइबिलिटी है और जो रिजर्व्स हैं, लाइबिलिटी 0 हो जाएगी, रिजर्व्स एंड सरप्लस 40,000 हो जाएंगे। क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला इसके लिए, तो क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी 0 और रिजर्व्स एंड सरप्लस 40,000। क्या ये बात समझ में आती है बच्चा? बोलो। चलो अब आते हैं दोस्तों 11वें पॉइंट पर। बताओ 10वें वाले में किसी को डाउट? तो अभी तक अपन ने कितना पढ़ लिया? यहां तक में कोई दिक्कत हो तो फिर से पूछ लो एक बार। हाँ श्योर, लिख लिए? Some people are not even writing, they are just pretending they are writing but they are not। बात कर रहा हूं मैं, उधर कहां देख रही? प्रिटेंड हाँ कर दो। डन? ऑनलाइन में बोलो। तुम मेरे भरोसे तो नहीं हो? मैं पीडीएफ भेज दूंगा। अरे तो रूट, हम आपके ही भरोसे हैं। हाँ, कुछ लोग डांट रहे हैं। बोलो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो ऑनलाइन। दिख जाए तो आप ऐसे लिख देना, क्या? डन और डन हो गया। डन, वेरी गुड। 11th पॉइंट आपके सामने, और ये बात करता है एक और कंफ्यूजन पॉइंट की, दैट इज कैश बैलेंस। कैश बैलेंस, कैश बैलेंस शुड बी कंसीडर्ड। बताओ कैश बैलेंस कंसीडर होना चाहिए क्या नेटो में? होना चाहिए। आफ्टर रिड्यूसिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। स्मॉल कंपनी को बंद करवाने के खर्चे जो हैं, स्मॉल कंपनी को बंद कराने के जो खर्चे हैं वो लेस करके ही मैं कैश पेमेंट टेक ओवर करूंगा। यस और नो? मान लो मेरा कैश है 50,000। कितना है? 50,000। ठीक है। अच्छा सुनो, ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है ना, वो इफ पेड बाई स्मॉल कंपनी, अगर इफ पेड बाई स्मॉल कंपनी है तो करूं, हाँ, तो यहां पर रियलाइजेशन एक्सपेंस किसने बियर करे? स्मॉल कंपनी ने बियर करे हैं। तो ऐसे केस में मान लो मेरा 50,000 का कैश बैलेंस है और रियलाइजेशन खर्चे आए हैं 4,000 के, तो टेक ओवर होंगे 46,000। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि स्मॉल कंपनी विल bear the realization expense but those expenses will be reimbursed by the big company, तो कहना इसे अल्टीमेटली दिए तो बिग कंपनी नहीं है, तो कहना इसे पूरा 50,000 बिग कंपनी टेक ओवर करेगी। क्या ये बात समझ में आती है मेरे बच्चों? मतलब मेरे अपने पेरेंट्स से? हाँ ये ना छोटे भाई बहनों, हाँ ठीक।
एग्जाम्पल, कैश बैलेंस के पास सपोज 30,000। आप मुझे बताना अगर ये पॉइंट समझ में आया। ज्यादा फुस और जैसे ही मैंने ऐसे देखा तो उठ के बैठ गए। तो लोग नहीं होते एक आंख से सो, दैट वन शातिर। एक्सपेंसेस कितना है बेटा? मान लो 3,000। अभी ध्यान से हाँ जवाब देना। सपोज एक्सपेंस पेड बाई स्मॉल कंपनी, एक्सपेंसेस पेड बाई बिग कंपनी। Expenses paid by small company, expenses paid by big company. Now chartered, listen to me. If question remains silent, नेटो में मैं कितना लूंगा और कैश एंड बैंक इज नॉट टेकन ओवर, ऐसा बताओ यहां कितना आएगा? बोलो। अच्छा पहले वाले में ऑनलाइन बोल रहे 27,000, डिम्पल ने बोला 27, विदित ने बोला है 27 एंड 3। मतलब आपका कहना है सर यहाँ आएगा 27,000 और 3,000 उन्होंने टेक ओवर नहीं किया है। ये बात समझ में आई? सर इधर पे 30,000 आ जाएगा। अंडरस्टूड? क्लियर है? एक्सपेंसेस पेड बाय स्मॉल कंपनी है तो क्वेश्चन रिमेन साइलेंट, तो नेटो कितना आएगी कैश? 27,000। और कैश बैंक जो टेक ओवर नहीं किए मतलब स्मॉल कंपनी ने ले लिए वो खर्च करा दिए 3,000। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है और एक्सपेंसेस किसने पे करें? बिग कंपनी ने, तो करेक्ट है। नाउ कम्स द लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट क्या है? लास्ट पार्ट बहुत मजेदार है, पूछो क्या? फेयर वैल्यू ऑफ डिवेंचर ऑफ स्मॉल कंपनी। कुल जमा 3 एडजस्टमेंट है डिवेंचर के पूरे चैप्टर में। हमारी बहुत बड़ी रिसर्च टीम है ना, और वो टीम पूरा ये एडजस्टमेंट्स खोल के रखती है सारे कंसेप्ट बनाने के लिए, और क्विकली आपको एडवांस अकाउंट में सारे कंसेप्ट फ्रेश हो जाते हैं। नेट एसेट टेकन ओवर में हमारा लास्ट एडजस्टमेंट है। सबसे पहले क्या था? ऑल असेट्स एट फेयर वैल्यू माइनस ऑल लायबिलिटीज एट पेबल वैल्यू। ठीक है सर, जो असेट्स टेक ओवर किए उन्हीं को लो, जो लायबिलिटीज टेक ओवर की बोलो। सर किसी टेक ओवर असेट या लायबिलिटी की फेयर वैल्यू गिवन नहीं है तो उसकी वैल्यू ले लो, पक्का। चौथा सर फिक्टिशियस वाले मत लो, वो लॉस है, पक्का। पांचवा क्या था? क्वेश्चन साइलेंट है तो सारे ले लो। छठा सर, छठवें पे हमने ये पढ़ा था फेयर वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी। फेयर वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी, कौन सी लायबिलिटी? जो टेक ओवर कर ली गई है तो फिर वो किस अमाउंट पे पे होगी? टेबल वैल्यू पे, पक्का। अच्छा पांचवें के बाद छठा हो गया, हो गया 1 4 के बाद 5 6 और सातवां गुडविल। अगर पेमेंट मेथड से पीसी पे किया है तो बुक वैल्यू ऑफ द गुडविल हमें कंसिडर करनी है। ऑल दो इम्पैक्ट सेम ही होता है ना। और उसमें हमने एक चीज और सीखी थी कि अगर गुडविल ऑन एक्विजिशन आया और कैपिटल रिजर्व ऑन एक्विजिशन आया, दोनों को नेट ऑफ करके हमें बुक्स में दिखाना होता है। अच्छा इसके बाद सातवां, सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस इंक्लूड नहीं होंगे, सारे लायबिलिटीज इंक्लूड होंगी। सर स्ट्रेटेजरी रिजर्व को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर टेक ओवर बीच में हुआ तो जितना टाइम पीरियड बचा है उसमें अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व नाम से एक अकाउंट ओपन करके उनको रिमेनिंग टाइम के लिए मेंटेन कर लो। सर उसके बाद आता है हमारा कौन सा? सर उसके बाद आया था हमारा कि भाई अगर कोई असेट और लायबिलिटी किसने सेटल कर दिया? स्मॉल कंपनी ने, तो उसे हमने टेक ओवर किया ही नहीं है। फेयर वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी के अंदर कौन कौन सी दो चीजें नहीं आएंगी? शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। कैश बैलेंस हम कब कितना कंसीडर करेंगे? पूरा करेंगे, लेकिन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लेस करके। वो भी कब? जब वो पे किसने किए हैं? स्मॉल कंपनी ने। सर इसके बाद आते हैं फेयर वैल्यू ऑफ द डिवेंचर ऑफ स्मॉल कंपनी। दिस इज द लास्ट पार्ट। क्या मतलब होता है? इट मीन अमाउंट
able by company debentures of small company. Yes, no, my dear friends. बोलो क्या रे? सर suppose example balance sheet of Buddy Limited. %15 डिवेंचर गिवन है 50,000 के। कितने? इसकी स्मॉल कंपनी। ये कौन है बेटा? स्मॉल कंपनी, मतलब इसको टेक ओवर कर लिया गया है। यस नो? अब आपको जहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन टेक्स ओवर बडी लिमिटेड, ये बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर है? अब मुझे बताओ, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दिया है, ध्यान से देखना। एक कंपनी agrees to reduce 50% debentures of small, redeem 15% debentures of small company at 20% premium by issue of 12% venture of big company at. Now my question to you, कितने के डिवेंचर है? 50,000। एडजस्टमेंट क्या बोलता है? बिग कंपनी एग्री कर रही है टू रिडीम द डिवेंचर्स। कितने पे? 15% वाले डिवेंचर ऑफ स्मॉल कंपनी है 20% प्रीमियम। बताओ 50,000 प्लस 20%, बताओ कितना आ रहा है? 60,000 आता है। ठीक है, ये 60,000 रुपए के डिवेंचर आप दोगे, लेकिन उसके बदले में डिवेंचर कितने परसेंट इशू करोगे? 12%। कितने परसेंट? 12% नए डिवेंचर इशू करोगे, जो कि एक डिवेंचर होगा 96 का। तो ध्यान से सुनना, पहले तो मेरे को फेयर वैल्यू बता दो। देयरफॉर फेयर वैल्यू इक्वल टू 50,000 के डिवेंचर्स थे प्लस 20%, हाउ मच? 60,000। इनको सेटल करने के लिए मुझे इशू करना पड़ेगा इशू ऑफ 12% डिवेंचर एट ₹96। अरे यस और नो? और 96 में से ये 60,000, मतलब एक डिवेंचर कितने का है? 96 का। टोटल डिवेंचर की वैल्यू कितनी है? 60,000। तो क्या मैं 4 के लिए निकाल सकता हूं? बताओ कैसे आएगा? 60,000 डिवाइड बाई 96 टू 4, बताओ 2,500 पक्का। और अगर मैं बात करूं देयरफॉर 100 के कितना आएगा? नहीं से ऐसा नहीं आ जाएगा। 96 के लिए 60, 4 के लिए 25, तो 100 के लिए 62,500। और आप ऐसे भी निकाल सकते हो 60,000 डिवाइडेड बाई 96 200, तो भी आपका आंसर आएगा 62,500। मतलब मेरी फेयर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 रुपीज का अगर डिवेंचर होता 62,500। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं नई कंपनी में कितने परसेंट डिवेंचर दे रहा हूं? 12%। और कितने कैंसिल करने वाला हूं? 15%। तो डिवेंचर क्या होती है? लायबिलिटी। लायबिलिटी को अगर मैंने कैंसिल किया तो उसको क्रेडिट से डेबिट करना पड़ेगा। मतलब मेरी बुक्स में आएगा 15% डिवेंचर अकाउंट कितने का? 60,000 प्रीमियम टू 12% डिवेंचर 62,500। लेकिन मैंने इनको डिस्काउंट किया है इशू करते वक्त। डिस्काउंट ऑन इशू क्या आ जाएगी मेरी बैलेंसिंग फिगर, या ऊपर मैंने कैलकुलेशन से निकाला है। बोलो इसमें किसी को डाउट है? केस 1
एनीबडी हैज एनी डाउट्स? पक्का? केस 2, केस big company agrees to redeem 15% debenture of small company at 10% discount. पिछली बार क्या था? 20% प्रीमियम. इस बार क्या है? 10% डिस्काउंट पे रिडीम करने वाले हैं बाई issue of 12% debenture of big company at 25% प्रीमियम. क्या इसको एक बार आप सॉल्व करके बता सकते हो? इसको एक बार आप सॉल्व करके बताओ. ऊपर वाला मैंने किया, ध्यान से रखना, यहां पर मैंने 20% प्रीमियम बोला था, तो मैंने क्या किया? 50,000 प्लस 20% 60,000 टोटल हो गया जितना मुझे पे करना है. लेकिन ये कितनी की वैल्यू पे करूंगा? 96 रुपीज के डिवेंचर पे. तो मैं 100 रुपीज के डिवेंचर पे कितनी होगी मेरी वैल्यू? 62,500. तो नए डिवेंचर में 62,500 की इशू कर रहा हूं, जिसपे मेरे को पेमेंट तो करना है 60 और 2,500 का डिस्काउंट मिल जाएगा मुझे. करेक्ट? मतलब प्रीमियम पे रिडम्पशन और इशू कर रहा हूं डिस्काउंट पे. रिडम्पशन ऑन प्रीमियम एंड इशू एट डिस्काउंट. इस बार उल्टा है, रिडम्पशन एट डिस्काउंट, इशू एट प्रीमियम. I want to know the journal entry. Whatever say, I am giving you guys 3 minutes. I'll be waiting. Yes, आप लोगों ने निकाला, 5 मिनट पूरे हो चुके होंगे. अब आपने निकाल लिया होगा आंसर. मुझे बताइए बेटा. विदित, लहर, वेरी गुड. डिम्पल, अनुष्का. विदित आपका आंसर गलत है. अनुष्का का आंसर करेक्ट है. अनन्या का आंसर करेक्ट है. आर्ची का आंसर करेक्ट था. अनामिका का आंसर करेक्ट है. रोशनी का आंसर करेक्ट है. और डिम्पल का आंसर करेक्ट है. जानवी का आंसर करेक्ट है ना. मैं यहाँ तो फेस टू फेस 3 लोगों ने मिलके तीनों निकालना है बेटा. 15% डिवेंचर एक बच्ची ने निकाला, फिर 12% डिवेंचर दूसरे ने निकाला, तीसरी ने उसमें दिमाग लगा दिया, बोले बैलेंसिंग इतना ही बचा है ना. तो ये ऐसा हो गया है. लेकिन मैं फिर भी मान ले रहा हूँ तीनों ने अलग अलग निकाला है, क्योंकि मैं आजकल फीमेल जेंडर से बहस ही नहीं कर रहा हूँ. क्या पता कब कौन सनक जाए. इसी लड़के परेशान चल रहे हैं, है ना. कोई कुकर में मिलता है, कोई काय पे मिला, ड्रम में, ब्लू ड्रम में मिला था. करेक्ट, वेरी गुड. एक को पहाड़ से ही धक्का मार दिया था, और अभी रिसेंटली कुछ हुआ है, बोट से ही धक्का मार दिया. मतलब आप लोग बेटा सावधान रहें, सतर्क रहें. जय हिंद, जय भारत. कमरे से बाहर ना निकले. सभी बच्चों से मेरा, मतलब बॉयज से मेरा अनुरोध है बेटा, है ना. और अगर आपको कहीं घूमने जाना है, आप बॉडीगार्ड ले जाओ, है ना. 4-5 लेके जाओ, है ना. बिल्कुल करेक्ट, है ना. ये ऑफलाइन में कुछ बच्चे हैं, मैंने बोला कि तीनों मिल के सॉल्यूशन करे, तो ऐसे ऑफेंड हो गए, जैसे देखा ना हमने निकाला. हो मान लिया अपन, है ना. पर हॉस्टल वालों का कोई भरोसा नहीं है. चलो आगे बढ़ते हैं. वेरी गुड. अगर जिनका आंसर आ गया बेटा, आंसर क्या था ध्यान से समझना. अगर जिनको नहीं आया, डोंट वरी. जो मेरे जैसे बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आता ऐसे क्लास में, वो फियर रहता है मिसिंग आउट का, मेरे जैसे लोग, है ना. तो मान लो मैं फेयर वैल्यू निकालने बैठूंगा यहाँ पे, मेरी फेयर वैल्यू कितनी आएगी बताओ जरा. फेयर वैल्यू कितनी आएगी? मेरी फेयर वैल्यू आएगी 50,000 के डिवेंचर्स थे, लेकिन मैंने 10% डिस्काउंट पे दिए, तो मतलब -10%, दैट इज इक्वल टू 45,000. यही बात समझ में आ रही बच्चा? बोलो. और इसके लिए बेटा, इसके लिए सर मैं बात ऑलमोस्ट सबका, और मेन बात ऑलमोस्ट सबका नाम एस से स्टार्ट होता है. हाँ, नाम पे मेरा आप फेमिनिस्ट समझ गया. चलो, इशू ऑफ ignoring you of 12% डिवेंचर at 25%. ये बात समझ में आती है बच्चा? क्लियर है? इसके लिए तो मेरे को बताओ, एक डिवेंचर आप 125 का दोगे, एक डिवेंचर होल्डर को 125 रुपए दोगे, तो 125 के सामने कितना? 45,000.
क्या मैं 25 के सामने पूछ सकता हूँ आपसे कितना? चल के बताओ। 45,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25 दैट इज इक्वल टू 9,000, करेक्ट। और 100 के सामने क्या आ जाएगा? 45,000 डिवाइड बाई 125 इंटू 100 इट इज इक्वल टू 30,000, करेक्ट। तो द एंट्री विल बी 15% डिवेंचर कैंसिल होंगे, डेबिट 30, 15% डिवेंचर 45,000, डेबिट 12% डिवेंचर जो नए उन्हें मिल रहे हैं कितने के मिल रहे हैं? 36 टू, उसके बाद क्या आएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंसिंग 9,000। क्या बात समझ में आती है बच्चा? बोलो हाँ पक्का। अभी लास्ट लास्ट लास्ट, हाँ लास्ट पक्का, लास्ट हमारी कसम, लास्ट 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 केस नंबर 3। केस ए हो गया, बी हो गया, 3 1 2 और लास्ट 3। बिग कंपनी, ध्यान सुनना, बिग कंपनी agrees, big company agrees discharge 15% debenture of small company by issue of 10% debenture, 10% debenture of big company so as to yield same amount of interest, so as to yield same amount of interest। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चा? एक कंपनी अग्री कर रही है कि हम 15% डिवेंचर होल्डर्स को उनका स्टेक दे देंगे, मतलब उनको पैसे दे देंगे, लेकिन हम उनको इशू करेंगे बदले में 10% ऑफ न्यू डिवेंचर्स, ठीक है। 15% के बदले हम देंगे 10%, लेकिन उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम अमाउंट पे रहेगा। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखना, ये आप नहीं कर पाओगे, ये मैं एक बार बता देता हूं, फिर आप एग्जाम में कर पाओगे, ट्राई मत करने बैठे, है ना। जो क्या, मान लो यहाँ पे अगर आप देखोगे, देयरफॉर 15% डिवेंचर्स के सामने मैं कितना दे रहा हूं? 10% ऑफ डिवेंचर, यस और नो? 15% डिवेंचर की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ पे 15% ऑफ कितना? 50,000 था ना, डिवेंचर्स 50,000 के थे ना, हाँ ना, कुछ तो बोलो। इक्वल टू 10% ऑफ डिवेंचर, करेक्ट। 50,000 का 15% बताओ कितना आता है आर्ची? 75,000, 2,500 इक्वल टू 10% ऑफ डिवेंचर, पक्का। तो नए डिवेंचर कितने के इशू करूंगा मैं? डिवेंचर इज इक्वल टू 7,500 डिवाइड बाई 10% इक्वल टू 5,000। 75,000 के नए डिवेंचर में 10% वाले इशू करूंगा, तब जाके 7,500 का इंटरेस्ट पहले भी मिल रहा था, अभी भी मिल रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? कि मैंने मैथ्स की टेक्निक लगाई, कैसे? देखो 15, ये कई बच्चों को नहीं सूझ पड़ती, ध्यान से देखना। मैं बोल रहा हूं कि मैं डिस्चार्ज करना चाहता हूं पुराने वालों को नए डिवेंचर इशू करके, और ऐसा करूंगा कि उनको यील्ड का मतलब पता क्या होता है? अर्न करना। यील्ड का मतलब होता है अर्न करना। कई लोग तो ये वर्ड देख के ही घबरा जाते हैं, यील्ड आ गया यार, अभी को पता नहीं क्या बोलते हैं। यील्ड का मतलब होता है अर्न करना, सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, तो पहले कितना इंटरेस्ट मिल रहा था? 7500, अभी भी कितना मिलेगा? 7500। इसको डिवाइड कर दो नए वाले परसेंटेज से, तो आपको आ जाएंगे टोटल अमाउंट ऑफ नए डिवेंचर कितने करने हैं, बताओ। वेरी गुड विदित एंड अनन्या एंड डिम्पल, वेरी गुड। जो क्या एंट्री बताओ क्या हो जाएगी? 15% डिवेंचर के 15% अकाउंट डेबिट, 15% डिवेंचर कैंसिल। अच्छा, मैं उन्हें कैंसिल कर रहा हूं कितने पे?
50 पे कैंसिल, 70 पे ही करूंगा, 75 पे, और बदले में मैंने कितने दे दिए? दिस इज द मोस्ट ट्रिकियस्ट एडजस्टमेंट ऑफ नेटो, खत्म, दिस वॉज द एंड ऑफ इट। बोलो बोलो बोलो। कल अपन ने लिया 25 नहीं 3 मिनट फॉर नेटो, और आज अपन ने ले लिया ऑलमोस्ट 1 घंटा। समझ में आई बात? मुझे सामने वाले को क्यों 75,000 के इशू करने पड़ रहे हैं? क्योंकि अगर अगर 1 सेकेंड 50,000 के, सॉरी 15% वेंचर अकाउंट डेबिट, नए वाले कितने के इशू करूंगा? 75,000 के। पुराने वाले कितने के थे? हाँ, लेकिन अब ध्यान से पढ़ना। बिग कंपनी अग्रीज टू डिस्चार्ज 15% डिवेंचर्स ऑफ स्मॉल कंपनी बाई इशू ऑफ 10% डिवेंचर्स ऑफ बिग कंपनी, और कितने अमाउंट पे? ताकि यील्ड कर सके वो सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो मुझे बताओ 50,000 का पेमेंट करूंगा या 75,000 का पेमेंट करूंगा? 75,000 का पेमेंट, करेक्ट है। क्या ये बात समझ में आ रही है? मुझे कितना अमाउंट पे करना है उनको? मुझे इतना अमाउंट पे करना है ताकि इंटरेस्ट बराबर रहे। मेरा इंटरेस्ट कितना जा रहा था? 750, सॉरी 7,500। अभी भी मेरा कितना जाना चाहिए? 7,500। तो 7,500 को नए वाले डिवेंचर के परसेंटेज से डिवाइड करोगे तो कहना इसे इतना तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आज आप अपनी जेब से कितना दोगे पुराने वालों को? 75,000। क्या ये डाउट अब क्लियर हुआ? अब आपका दिमाग बिल्कुल कंसेप्चुअली क्लियर हो गया? क्या इसमें कोई डाउट्स हो तो पूछ लो। इशारा किया, तुम एक दो साथ में ही रहते हो ना? नो डाउट सर, नो डाउट व्हाटसोएवर। ओके, तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या हम 10 मिनट का ब्रेक ले लें? है ना, एक ब्रेक लेते हैं और फिर चालू करते हैं ताजा ताजा परचेस कंसीडरेशन। ठीक है, पक्का? चलो, तो विल मीट एट शार्प 6:30, है ना? अभी 6:20 हो रहे मेरी घड़ी में। So after the break, now we move on to the most important thing, and that is दोस्तों, that is, you know what? Good morning. Purchase consideration. जो लोग सो रहे हैं हो गया इसमें। परचेज कंसीडरेशन, कल से आपका टैक्स का भी क्रैश है ना? कोई बात नहीं, ढोलक अच्छा बजाते हैं। हाँ, आ रहे हैं वो, करनी है। चलिए, हमारा स्टेप नंबर क्या था? स्टेप नंबर क्या था बेटा? फटाफट से बताओ, स्टेप नंबर क्या था? स्टेप नंबर था हमारा 3। स्टेप नंबर 3, दैट इज परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन, परचेज कंसीडर कैसे चालू? कोई दबा रहा था तो कुछ तो रखते, तो भी अटेम्प्ट लगते हैं। हाँ, चार्ज नहीं हो रहा। चलो, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, स्टेटमेंट सर भैया आर द बेस्ट इन द क्लास ऑफ सी। सी मतलब परचेज कंसीडरेशन, पक्का? परचेज कंसीडरेशन, पूछो क्या? पूछो ना क्या? छोड़ो तुम, ऑनलाइन वाले सॉरी ऑफलाइन वाले सो चुके बेटा। पेमेंट किसको करना है? स्मॉल कंपनी की शेयर होल्डर्स को करना है, यस और नो? यस नो? अच्छा, मॉप, व्हाट इज मॉप? मोड ऑफ पेमेंट। मॉप मीन्स मोड ऑफ पेमेंट, वर्किंग।
एंड अमाउंट। नहीं सी बात समझ में आती है? यहाँ पर दोस्तों ये हमारी टेबल बनेगी पीसी की। पीसी की टेबल कैसे बनेगी? पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट, पेमेंट टू, मोड ऑफ पेमेंट, वर्किंग अमाउंट। अच्छा, पेमेंट किसको करोगे? दो ही लोग हैं, एक तो इक्विटी शेयर होल्डर्स, दूसरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। करेक्ट चार्टर्स? नंबर 1, पहले मैं बात करता हूं इक्विटी शेयर होल्डर्स को। लाला अपन क्या देंगे? क्या देंगे बेटा उनको? सर कैश दे सकते हैं, शेयर्स भी दे सकते हैं, यस और नो? पक्का? मतलब हम दे सकते हैं उन्हें सिक्योरिटी? सर सिक्योरिटी मतलब गार्ड समझ, गार्ड उनके यहाँ पे पहुंचा देंगे? नहीं, हम उनको देंगे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स भी दे सकते हैं बड़ी कंपनी के। दे रहे हैं हम किसको? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। क्या देने वाले हैं? इक्विटी शेयर भी दे सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी दे सकते हैं, डिवेंचर भी दे सकते हैं, कैश भी दे सकते हैं। यहां पर सिक्योरिटी में क्या क्या आ जाएगा? प्रेफरेंस शेयर या फिर डिवेंचर ऑफ बिग कंपनी या फिर कैश। करेक्टा? यस नो? आंसर इज यस। ठीक है, नाउ माय वंडरफुल चार्टर्स, ये तो मैंने देख लिया कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या क्या जाएगा। 4 बातें, इसमें किसी कोई डाउट? ठीक है, अब मुझे जो अमाउंट देना है, इक्विटी शेयर्स को देना है या प्रेफरेंस शेयर्स को देना है या डिवेंचर्स को देना है, तो उसके लिए मुझे चाहिए क्या है पता? नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाई बिग कंपनी और मल्टीप्लाई बाई इशू। मतलब सुनो, पेमेंट कौन कर रहा है? बिग कंपनी। किसको कर रही है? स्मॉल कंपनी को। स्मॉल कंपनी में किन लोगों को पेमेंट होगा? शेयर होल्डर्स में इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं दोस्तों? या तो इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर या कैश। ये जो हम वैल्यू देंगे, इसके बदले में हम उन्हें इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे और मल्टीप्लाई जो भी हमारी इशू प्राइस रहेगी, और कहना ही से ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। यस और नो? यहां पर अगर मैं बात करूं कैश की, तो कैश पर शेयर में कितना दे रहा हूं? मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ स्मॉल कंपनी। मतलब स्मॉल कंपनी की जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं वो मल्टीप्लाई हर एक शेयर होल्डर को कितनी कैश दे रहा हूं। मान लो 20 रुपए दे रहे हैं और मान लो 1000 शेयर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, तो 1000 इंटू 20। पक्का? मतलब स्मॉल कंपनी में 1000 शेयर होल्डर्स हैं। कितने हैं? 1000। उनको हम 20 रुपए पर शेयर दे रहे हैं, तो कहना इसे 20 मल्टीप्लाई बाई 1000, दैट इज योर कैश अमाउंट। करेक्टा? बट मैं उनके इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स दे रहा हूं और मेरी कंपनी कौन है? बिग कंपनी, उनको दे रही है 10,000 शेयर्स एट ₹50। ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है। बहुत बढ़िया, डाल लो। अच्छा, आंसर आ जाएगा अपना। ये तो हो गया किनका सेटलमेंट? शेयर होल्डर्स का। नाउ चार्टर्ड, और दूसरा पेमेंट किसको जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। करेक्टा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी दो ही बातें जाएंगी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या दोगे आप? शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स या फिर कैश। और कहना ही से सेम फॉर्मूला। यस नो? अब मैं आपको एक बात बोलूं, आपको क्या लगता है विच इज द बेस्ट मेथड? कौन सा मेथड सबसे एक्यूरेट होता है इसी देने? और बाकी लोग बताओ। आर्ची, जो बन जाए। हाँ, नेट एसेट मेथड। हाँ भाई, नामिका, नेट एसेट मेथड। अच्छा, और रोशनी, जो आ जाए अपने को। हाँ,
नहीं नहीं, अरे मैं ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ, अरे मैं एग्जाम बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली पूछ रहा हूँ। बताओ कौन सा मेथड सबसे बेटर होगा, बेटर एक्यूरेट होगा, बताओ। डिपेंड्स, अनन्या सेट डिपेंड्स, ओके। पुष्पेंद्र बोल रहा है नाम, नाम मतलब किसका नाम बताऊं मैं? अच्छा, नेट एसेट मेथड तो नहीं बोल रहा है, NEM। हाँ मैं उसी पे आने वाला हूँ ना अब। बेटा सुनो सुनो, आप सबको लगता होगा, मैं आपको बताऊं मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया को भी लगता है, जितने स्टूडेंट सबको, कि भैया पीसी निकालने का सबसे आसान और बेस्ट तरीका होता है नेट असेट मेथड। आंसर इज रॉन्ग। द मोस्ट रेलेवेंट एंड द मोस्ट एक्यूरेट, द मोस्ट क्लैरिटी वाला जो मेथड यूज हुआ है, वेरी गुड लहर, दैट इज नेट पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड। पेमेंट मेथड में हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बता दिए जाते हैं, उसके बदले में हम कितना इशू प्राइस दे रहे हैं, इवन कैश पर शेयर अगर हम कुछ दे रहे हैं तो वो कितना देना है, वो सारी बातें, किसको कितना देना है, सारी चीजें क्लैरिटी से रहती हैं, तो कहना ही से कोई प्रॉब्लम आती नहीं। तो नेट पेमेंट मेथड इज द सबसे प्रायोरिटी पे। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, मतलब वी हैव टू यूज नेट पेमेंट मेथड। अब आप लिख रहे होंगे ये बात, तो ये लिखने का सबसे बड़ी बुद्धिमानी है ही नहीं, पूछो क्यों? मैं लिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, है ना, मैं सिर्फ समझा रहा हूं अभी, राइट। तो नेट पेमेंट मेथड इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड एंड द मोस्ट प्रेफरेबल मेथड टू बी यूज्ड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। सर क्या चाहिए? दो लोगों को पेमेंट करना है, कौन है? या तो इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ स्मॉल कंपनी या प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ द स्मॉल कंपनी, है ना। अच्छा, क्या दे सकते हो आप उनको? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स ऑफ बिग कंपनी, यस और नो? या कैश दे सकते हो? कैश दोगे तो कैश पर शेयर कितना दे रहे हो, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ स्मॉल कंपनी जितने हैं उनको कैश पर शेयर दे दो। लेकिन इशू प्राइस क्या है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड कितना कौन कर रही है? बिग कंपनी। ये अगर पता चल गया तो अपने को वो हो जाएगा। सेम गोज विद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, है ना, इसे मैंने वही चीज करी है। अब ड्रामा चार्टर्स यहीं चालू हो रहा है। ड्रामा कहां चालू हो रहा है? और मैं आपको पेमेंट मेथड सिखा रहा हूं। मैं आपको कौन सी मेथड सिखा रहा हूं? पेमेंट मेथड। हमें आंख बंद करके क्वेश्चन में याद रखना, हमें जब भी पीसी निकालना है हमारे दिमाग में आना चाहिए, बताओ इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या क्या दिया जा रहा है। फिर हम देखेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं, या डिवेंचर दे रहे हैं, या कैश दे रहे हैं। जो भी दे रहे हैं उसका रेलेवेंट फॉर्मूला लगाओ और उसका अमाउंट निकाल लो। अगर इनमें से कोई डेटा मिसिंग है तो उस डेटा को निकालने की कोशिश करनी है, और उस कोशिश के दौरान अगर हमें ऐसा, मतलब एट लास्ट अगर हम हार जाए, तब हम जाते हैं नेट असेट में। तो हमें नेट पेमेंट ही लगाना है। हाँ, और मैं आपको ये चीज प्रूव कर दूंगा इन द नेक्स्ट 40 मिनट्स। हम पूरा पीसी पे रिसर्च करने वाले हैं। प्रियंका चोपड़ा मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, लेकिन हम उस पर नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब वो किसी और की वाइफ है, ठीक है। लेकिन अब हम रिसर्च किस पे करेंगे? परचेज कंसिडरेशन, जो मेरा पर्सनल है ना। सो अब आ जाते हैं हम फटाफट से कुछ बातों में। पूछो क्या? नोटे, नोटे नंबर वन, नोटे नंबर वन, नोटे नंबर वन, पूछो क्या? सुनो ना, मुझे क्या चाहिए? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय बिग कंपनी इनटू इशू प्राइस। व्हाट इफ इशू प्राइस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन? Oh, tell me my wonderful future charters, what if this amount is not given? Then we will use दोस्तों market price of equity shares of big company. If issue price is not given to us, then we will use market price of the big company. और कौन से शेयर की? इक्विटी शेयर्स की। यस और नो? सर मेरी किस्मत ही खराब, मेरे को ना इशू प्राइस दी उनने क्वेश्चन में, मेरे को ना मार्केट प्राइस दी। नाउ चार्टर्ड व्हाट वी विल यूज? देन वी विल यूज फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर। हाँ, तो नोट नंबर 1 लिखेंगे हम आपके सामने, इफ इशू प्राइस इज नॉट गिवन, देन माय डियर चार्टर्ड्स वी विल कंसीडर व्हाट? मार्केट प्राइस of market price of equity shares of। आपको समझ में आ रहा है? सेकेंड डे पे आप बैठे हो क्या? बोलना ऑनलाइन
सॉरी बन रही है, डाउट हो तो पूछ आगे वाले से, ठीक है? पूछो क्या? इफ द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ ए कंपनी इज ऑल्सो नॉट given, then consider face value of share of big company। क्या ये बात समझ में आ रही है? बताओ। तो मतलब ये डेटा अगर गायब हुआ तो कितना गायब होगा? इश्यू प्राइस नहीं तो मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस नहीं तो फेस वैल्यू, वो तो गिवन ही रहेगी। नहीं भी गिवन है 10 रुपए, यस और नो? जनरली 10 रुपए ही होती है, करेक्ट है? नाउ नोट ए नंबर 2, नोट ए नंबर 2। ए यू अंडरस्टूड और नॉट? आई होप तुमको ये स्टोरी समझ में आ रही होगी अमेलगमेशन की। अभी परचेस में ज्यादा नहीं बची, टाइम लगेगा और एंट्रीज में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। मतलब अगर कल क्लास रही, अगर कल क्लास रही अमेलगमेशन की तो ठीक है, अगर कल नहीं रही तो छुट्टी। रही तो हम कल क्वेश्चंस चालू करके खत्म करने पे आने वाले हैं। 2-3 दिन में क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, फिर मर्जर के बाद खत्म, ठीक है? पूछो क्या? नहीं एक्चुअली हो सकता है, मुझे मेरी जो लॉ वाली बैच है उनके साथ कल पिकनिक प्लान, इफ पॉसिबल वो कल की पिकनिक प्लान हो गई तो। अंडरस्टूड? ध्यान से नोट नंबर 2 में क्या लिखाने वाले हो माट साहब? माट साहब मतलब टीचर, ए टीचर क्या लिखाने वाले हो? ध्यान से सुनो, ये फॉर्मूला देख रहे हो आप लोग? कौन सा फॉर्मूला? इसमें मैंने आपको इसका तो ज्ञान दे ही दिया कि इसका इशू प्राइस का, कि वो अगर गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, वो अगर गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे। बट व्हाट इफ चार्टर्स डोंट हैव दिस? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय बिग कंपनी इज नॉट गिवन टू अस। इशू प्राइस नहीं गिवन है तो मार्केट प्राइस नहीं गिवन है तो फेस वैल्यू। लेकिन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय बिग कंपनी अगर हमें गिवन नहीं है तो चार्टर्ड हमें क्या करना पड़ेगा? तो चार्टर्ड वी विल हैव एटलीस्ट हमारे पास इतना इंफॉर्मेशन तो होगा कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ स्मॉल कंपनी तो होंगे, है ना? इसमें से लेस कर देना डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। डिसेंटिंग शेयर होल्डर समझते हो ना, जिनको मर्जर से प्रॉब्लम है। हालांकि आज तक इंटरमीडिएट लेवल पे उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है कि डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, आपकी कंपनी में पता कितने शेयर होल्डर हैं? 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं, 200 शेयर मना कर रहे हैं मर्जर के लिए, तो उनको कोई पीसी नहीं मिलेगा। हेलो, वो डिसेंटिंग थे, उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी एज पर द कंपनीज एक्ट। ये तुमको पता है कि नहीं बात होती है? आपने लॉ में बहुत पढ़ा होगा, पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में। वहां पे कोई भी काम के लिए अगर शेयर होल्डर्स रेडी नहीं है तो उनको हम क्या बोलते हैं? डिसेंटिंग शेयर होल्डर। और उन डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को हम एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे देते हैं। तो ऐसे केस में फिर क्या हो जाएगा? ऐसे ऑल्दो इंटर में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जिस तरह की इनकी हरकतें हैं मुझे नहीं लगता किसी भी दिन वो पूछ देंगे, दे दें। और बताओ कितनी बारीक सी मिस्टेक होगी, पूरा क्वेश्चन सेम होगा आपके मॉड्यूल का, एक लाइन वो चेंज कर देंगे। क्योंकि देखो आपको चाहिए 90% कंसेंट वाले, है ना? लेकिन मान लो आपके 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं और उसमें से 500 शेयर होल्डर्स मना कर रहे हैं, तो 500 को आपने एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे दी, तो 1 लाख माइनस 500 कितने बचे? अबे कैलकुलेट कर बेटी, मेरे को देख रही। हाँ बताओ कितने आते हैं? 99,500। कैन आई से स्टिल मोर देन 90% एग्री है? तो मुझे बताओ पीसी में कितने लोगों को दूंगा? 99,500 को दूंगा। लेकिन जल्दीबाजी में आप लोग 10,000 करके आ जाओगे, स्टेप नंबर पहला ही गलत है, और फिर आप बोलोगे मार्क्स नहीं देता आईसीआई। अंडरस्टूड? यहाँ पे लिखने का डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके, पूछो क्या? सुनो, अगर क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय बिग कंपनी नहीं गिवन है तो उस केस में माय डियर फ्रेंड्स आपको दिया होगा स्वैप रेशियो।
स्वैप रेशियो का मतलब होता है एक्सचेंज रेशियो। क्या है, मान लो बिग कंपनी टेक्स ओवर द स्मॉल कंपनी, ठीक है। स्मॉल कंपनी के शेयर होल्डर्स है 10,000, कितने हैं 10,000, और बिग कंपनी हर एक शेयर होल्डर को 1/2 शेयर्स दे रही है, तो कहना इसे नए शेयर कितने इशू होंगे 5,000, 10,000 स्मॉल कंपनी के और स्वैप रेशियो 1/2, दैट इज एक्सचेंज रेशियो। सर मैं एक शेयर होल्डर को, बड़ी कंपनी एक शेयर होल्डर को एक के बदले 2 शेयर दे रही है, तो 2:1, तो 2 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई 2 इंटू 10,000, 20,000। अंडरस्टूड। अगर आपको, तो आपको मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा ये कितने शेयर्स वो इशू कर रहे हैं, या तो वो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन रहेगा, बट 90% नहीं गिवन रहेगा वो, तो आपको ये गिवन रहेगा और ये गिवन रहेगा। सर ये भी गिवन नहीं, यार इतनी खराब किस्मत कैसे हो सकती है? हो जाता है। सुनो, इफ नंबर ऑफ shares issued by big company is not available, यानी मतलब not available, then use swap ratio। स्वैप रेशियो का एक और नाम होता है एक्सचेंज रेशियो। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चा? बोलो, पूछो क्या, पूछो क्या। यहां पर स्वैप रेशियो और इसको यूज करने के बाद जो भी आपका आया, कहने से आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय बिग कंपनी, और उसका मल्टीप्लाई आप कर दो इशू प्राइस से, तो आपका आ गया पीसी। यस नो? बट माय डियर फ्रेंड्स, इसमें अगर कोई माइनस कर देना, कोई फ्रैक्शनल शेयर्स हैं, मान लो आपका आंसर आया पॉइंट्स में, कहना इसे उतना पार्ट आपको माइनस करना पड़ेगा, और जो आपके नॉर्मल नंबर आएंगे उसके उतने शेयर इशू कर दो, और जो पॉइंट है उनके बदले में कैश दे दो। क्या बात समझ में आ रही है बच्चा? बोलो हेलो। लहर, विदित, अनन्या, अनुष्का, डिंपल, मुस्कान, खुशबू, प्रति, दादी, एवरीबडी इन द चैट बॉक्स, रोशनी, पुष्पेंद्र, अनुष्का। नाउ चार्टेड, ध्यान से सुनना। नाउ एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूं 4 शेयर्स फॉर एवरी 5 shares, number of shares of small company equal to 40,000। Can I say it is 40,000 multiply 4 divided by 5, क्या हो जाएगा? शेयर्स इशू करेंगे। स्वैप रेशियो यही तो है बेटा, बड़ी कंपनी 4 इक्विटी शेयर्स दे रही है हर 5 शेयर के बदले में, तो और स्मॉल कंपनी के पास है 40,000 शेयर्स, तो 40,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बाई स्मॉल कंपनी इनटू स्वैप रेशियो अपना 4/5 आ गया। 32,000 इज द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाई बिग कंपनी टू स्मॉल कंपनी। क्या ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई? आगे बेटा, इजी। एग्जाम्पल डिसेंडिंग का, मान लो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1 लाख, 500 शेयर्स चाहते हैं कि वो मर्जर ना हो, तो हम पीसी से कितने शेयर होल्डर्स को देंगे? ये मेरे क्या कहलाएंगे? डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स। पुष्पेंद्र भाई अंडरस्टूड, अनुष्का, विदित, अनन्या, खुशबू, सादी, तन्मय, जानवी, डिंपल। नाउ चार्टेड लिसन, ये क्या है? व्हाट इफ स्वैप रेशियो नॉट गिवन। अब बताओ क्या करना है? ए यार सर, ऐसे क्या चाहता है हमसे? चाहता है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो।
सारा डेटा भी आप ही निकाल के दो. व्हाट इफ स्वैप रेशियो इज नॉट गिवन? तो डोंट वरी चार्टर्ड, आपको क्या करना है देन, हम स्वैप रेशियो निकाल सकते हैं. कैसे सर? फिर तो क्वेश्चन ही लेफ्ट कर दो आप. बेटा अगर इतना पेशेंस नहीं है तो फिर अपन ऑडिट में कैसे जाएंगे? क्वेश्चन ही छोड़ दो. फिर क्या क्या छोड़ोगे? अमलगमेशन छोड़ दो, कंसोलिडेशन छोड़ दो. मैं आपको लिख के दे रहा हूं, बिना अमलगमेशन, कंसोलिडेशन के और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 3 चैप्टर, इनके बिना आप 50 नंबर ला ही नहीं सकते. 14 14 14 कितने? 42 सीधे सीधे. और मार्केट पे, और मैं आपको सोचो, अगर आप बोल रहे हो ब्रांच, तो ब्रांच मैं खुद बोलता हूं छोड़ दो. उसका रीजन 6 नंबर का आता है, लास्ट पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 6 का, पार्ट नंबर सी. मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूं, 6 नंबर का आता है ब्रांच, इतना बड़ा चैप्टर, छोड़ो उसको. लेकिन जो 14 नंबर का श्योर शॉट आ रहा है, उसको क्यों छोड़ना? ब्रांच 6 नंबर का आता है भाई. आप उठा के देख लो मई 24 का इतिहास अभी तक. मई 24 6, नवंबर 24, मई 24 के बाद सितंबर 24, जनवरी 25, मई 25, सितंबर 25, जनवरी 26, मई 26, 7 एग्जाम्स हो गए. 7 में 6 मार्क्स का ही आ रहा है ब्रांच. 6, वो भी क्वेश्चन नंबर 6 सी पार्ट. आप बोलो तो मैं आपको वो भी लिखा दूंगा, ABC. जैसे अगर आपको ABC देखना है तो मैंने जो अनाउंसमेंट वीडियो डाला था ना, उसमें बताया हुआ है पूरा. ठीक है, चलो नाउ. तो कभी भी अमलगमेशन, कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कभी नहीं छोड़ना है. ठीक है. रिकंस्ट्रक्शन कभी आता है, कभी नहीं आता है, अल्टरनेट है, मतलब 3 में से 2 बार आता है. लेकिन ये तो हर बार आते हैं. इनको छोड़ रहे हो मतलब आप सीधे 42 मार्क्स छोड़ रहे हो. इससे बड़ी मिस्टेक क्या होगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं, सीधा सीधा चैप्टर है. अमालगमेशन, कंसोलिडेशन रही बात बची. ये दोनों यहां छोड़ोगे, आगे फिर फाइनल में 40 नंबर के क्या करोगे? ये दोनों. और वहां तो कंपलसरी क्वेश्चन आता है कंसोलिडेशन का, या फिर अमालगमेशन मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन 103 का. समझे? तो आप यहां छोड़ दोगे, फिर ऑडिट में प्रॉब्लम आएगी. ये चैप्टर्स तो कोर होने चाहिए. तो खून निकाला जाए ना अपना, तो वहीं से निकलना चाहिए. AS21. और मैं ट्रस्ट मी, आप टेंशन ही मत लो. आप बोलो अमलगमेशन के बाद होल्डिंग चालू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. बस क्या है ना? हाँ ठीक है. चलो, तो देन स्वैप रेशियो इज इक्वल टू, स्वैप रेशियो इज इक्वल टू शेयर वैल्यू, शेयर वैल्यू डिवाइड बाय शेयर वैल्यू है. हाँ, ये स्मॉल कंपनी का और ये बिग कंपनी. तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन रहेगी? शेयर वैल्यू. अगर स्वैप रेशियो गिवन नहीं है तो शेयर वैल्यू गिवन रहेगी. शेयर वैल्यू ऑफ स्मॉल कंपनी डिवाइडेड बाय शेयर वैल्यू ऑफ बिग कंपनी विल गिव यू एक्सचेंज रेशियो. उस एक्सचेंज रेशियो को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ स्मॉल कंपनी से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय बिग कंपनी. और फिर निकाल लेना इशू प्राइस. इशू प्राइस में क्या है? या तो इशू प्राइस, या मार्केट प्राइस, या फिर फेस वैल्यू. पक्का? अनन्या, अनुष्का, विदित, बायबैक इज वेरी स्कोरिंग. हाँ, 8 नंबर, वो 50 नंबर सीधे सीधे. या तो बायबैक MCQ में आएगा, या बायबैक इधर आएगा. और हर बार टेस्ट आते हैं उसके, तो 3 8 नंबर का, या तो 6 नंबर का डिस्क्रिप्टिव, 8 नंबर का केस स्टडी. तो 50 नंबर तो सीधे सीधे ये हो गए. ओके, नाउ चार्टर्ड लिसन टू मी. इधर देखो, इधर देखो. बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल शेयर वैल्यू ऑफ स्मॉल कंपनी इज ₹6 and share value of big company is 18. So can I say it is 1:3? ये मेरा स्वैप रेशियो आ गया है ना. गिव अप नहीं करना है, डेटा बहुत आसानी से मिल जाएगा. सुनो ना, कितना क्लियर है? बोलो. अच्छा सुनो, आपको ये गिवन रहेगा, ये आपको निकालना पड़ेगा. कैसे? ये कुछ और नहीं, ये यही इशू प्राइस है बिग कंपनी. हियर इशू प्राइस इक्वल टू शेयर वैल्यू ऑफ बिग कंपनी. मतलब ये
शेयर वैल्यू आपको डायरेक्टली नहीं भी गिवन है, तो अगर आपको इशू प्राइस गिवन है तो वही ले लो। इशू प्राइस नहीं मिल रही, मार्केट प्राइस, वो यही हो जाएगी। वो भी नहीं गिवन है, फेस वैल्यू। अंडरस्टूड? ये गिवन रहना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? बोलो। तो यहां पर इशू प्राइस इज इक्वल टू शेयर वैल्यू ऑफ बिग कंपनी। पूछो क्या? सर नाउ आई एम वेरी हैप्पी। करेक्ट? मेरे क्वेश्चन में मुझे सब कुछ गिवन है, पक्का। मैं ऐसे बढ़िया से गया एग्जाम में, एग्जाम हॉल में, मैंने देखा इक्विटी शेयर्स स्मॉल कंपनी के गिवन है, हाँ गिवन है सर। इशू प्राइस गिवन नहीं है, मैंने ढूंढा मार्केट प्राइस, वो भी नहीं है। फेस वैल्यू 100 रुपए गिवन है, 100 रुपए गिवन है, तो क्या यूज करेंगे? 100 रुपए यूज करेंगे, पक्का। अब मुझे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय बिग कंपनी नहीं गिवन है, ना ही मुझे स्वैप रेशियो गिवन है, ना ही मुझे शेयर वैल्यू गिवन है। तो मैंने बिग कंपनी की तो शेयर वैल्यू एज इट इज इशू प्राइस वाली उठा ली, बट मेरे को शेयर वैल्यू स्मॉल कंपनी की नहीं गिवन है। सर अब तो छोड़ ही दो क्वेश्चन, सर अब तो मिस्टेक हो गई उससे शायद, है ना? नहीं, पूछो क्यों? ये आपके सामने आया क्वेश्चन पेपर, ठीक है, और यहां पे आपका दिमाग हो गया, है ना? आपका मुंह बन गया। क्यों? शेयर वैल्यू ऑफ स्मॉल कंपनी इज नॉट गिवन। Since share value of small company is not given, chartered he cannot आई बात समझ में? अब हम नेट पेमेंट मेथड नहीं लगा सकते दोस्तों, अब हमें नेट एसेट पे। ओ अब समझा, मतलब सर ये फॉर्मूले के फिगर्स ढूंढो, ये फॉर्मूले के फिगर नहीं मिले तो नेट एसेट लगा दो। इसका मतलब ये नहीं ढूंढे ही नहीं, वो अपने से पूछने नहीं आएगा क्यों मिले क्या तुमको, हाँ दिए रखा होगा, है ना? ये अपन बचपन में नहीं करते, क्यों तुमको मिली ये चीज, बोले हमने ढूंढी नहीं होती, फिर भी हम क्या बोलते, नहीं मिली हमें। यस और नो? तो ऐसा मत करना। पूछो क्यों? अब अगर शेयर वैल्यू ऑफ द स्मॉल कंपनी गिवन नहीं है तो इसका मतलब यहां पर आप नेट पेमेंट मेथड नहीं लगा सकते। अब आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। कौन से ऑप्शंस? दो। नंबर 1, क्वेश्चन इज ऑफ वैल्यू या क्वेश्चन इज नॉट ऑफ इंट्रिंसिक। अगर आपको कुछ भी ऐसा डिटेल नहीं दिख रही है, शेयर वैल्यू भी नहीं दिख रही, कोई स्वैप रेशियो ही नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, इसका मतलब आप पेमेंट मेथड लगा ही नहीं सकते। फिर आप ये चेक करो क्या क्वेश्चन में कहीं ऐसा लिखा है क्या कि पीसी विल बी डिस्चार्ज बाय वे ऑफ इशूइंग शेयर्स एट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर। अगर वहां पे वर्ड क्वेश्चन में दिख गया इंट्रिंसिक वैल्यू, तो आपको आंख बंद करके पीसी कहां से निकालना है? इंट्रिंसिक वैल्यू से। मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि सबसे पहली प्रेफरेंस पेमेंट मेथड, फिर चेक करो अगर उसकी कंडीशन नहीं है तो इंट्रिंसिक वैल्यू, और इंट्रिंसिक वैल्यू भी नहीं है तब जाके गलीच हमारी आएगी नेट एसेट मेथड। मतलब जिसको हम भगवान समझ रहे थे वो तो निकला इंसान। यस और नो? यू अंडरस्टूड? मतलब नेट एसेट मेथड इज अवर लास्ट रिसोर्ट। ओ मतलब वी विल अप्लाई नेट पेमेंट मेथड, देन इफ नॉट तो उसके लिए क्या करना है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ इशूड बाय बिग कंपनी मल्टीप्लाई इशू प्राइस नहीं मार्केट प्राइस नहीं फेस वैल्यू। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय बिग कंपनी, ये अगर नहीं गिवन है तो स्वैप रेशियो चेक करो और उसका मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ स्मॉल कंपनी से। अच्छा सर स्वैप रेशियो नहीं गिवन है, शेयर वैल्यू ऑफ स्मॉल डिवाइड बाय बिग, बिग का अगर शेयर वैल्यू नहीं गिवन है तो वही इशू प्राइस सेम हो जाएगा। लेकिन अगर शेयर वैल्यू किसकी नहीं गिवन है? स्मॉल की, तो भैया हम पेमेंट मेथड लगा ही नहीं सकते। फिर चेक करो इंट्रिंसिक वैल्यू तो नहीं गिवन है, इंट्रिंसिक वैल्यू गिवन है तो भैया दिमाग लगाना ही नहीं है, फिर तो इंट्रिंसिक वैल्यू का ही क्वेश्चन हो गया। मतलब अगर क्वेश्चन में इंट्रिंसिक वैल्यू गिवन है तो फिर हम उसे इंट्रिंसिक वैल्यू यूज करेंगे, और अगर नहीं गिवन है तो फिर तो नेट एसेट मेथड बचा है हमारे पास। दिस इज अवर लास्ट रिसोर्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा ठीक है, तो अगर गिवन क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है इंट्रिंसिक वैल्यू, तो इन सच केस हम क्या करेंगे? शेयर वैल्यू ऑफ स्मॉल कंपनी कैलकुलेटेड यूजिंग नेट assets
of the company and such calculation of share value is known as intrinsic value. इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी? देखो हमें शेयर वैल्यू ऑफ स्मॉल कंपनी चाहिए. अब शेयर वैल्यू ऑफ स्मॉल कंपनी हम निकाल नहीं सकते, हमें गिवन नहीं है, तो हम उसके लिए उसको निकालने के लिए हम कौन सा क्या निकालेंगे? पहले नेट एसेट्स. नेट एसेट्स निकालेंगे और उस नेट एसेट से हम पर वैल्यू शेयर निकालेंगे और वो पर वैल्यू स्मॉल कंपनी के बेसिस पे जो कैलकुलेशन करेंगे उस कैलकुलेशन इंट्रिंसिक वैल्यू. ये बात समझ में आ रही है सर? इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकली बता दो ध्यान से. इंट्रिंसिक वैल्यू मुझे निकालना है स्मॉल कंपनी की, निकालनी है स्मॉल कंपनी. इट इज ऑलवेज इक्वल टू नेट एसेट टेकन ओवर नेट ओ माइनस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. ये बात समझ में आ रही है? इंट्रिंसिक वैल्यू हमें किसकी हमें क्यों निकालना है? क्योंकि हमें चाहिए शेयर वैल्यू. यस और नो? Share value is nothing but intrinsic value. Share value is nothing but intrinsic value of small company. तो वो कैसे निकलेगा? नेटो माइनस PSH डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. और दोस्तों फिर यहाँ पे इसके बाद पता क्या होगा? यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया इस कैलकुलेशन से? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्मॉल कंपनी. और ये इंट्रिंसिक वैल्यू इज नथिंग बट द शेयर वैल्यू ऑफ स्मॉल कंपनी. अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास शेयर वैल्यू ऑफ स्मॉल कंपनी आ गया, शेयर वैल्यू ऑफ बिग कंपनी ऑलरेडी है, क्या मैं स्वैप रेशियो निकाल सकता हूं? और अगर मेरे पास स्वैप रेशियो आ गया तो क्या मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं? बहुत बढ़िया. यहां पे आ जाएगा स्वैप बाद रेशियो करना है. स्वैप पास आ गया स्मॉल डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ बिग, है ना? एंड वैल्यू ऑफ बिग to value of issue price of big equal to issue value of, मतलब वही इशू प्राइस. यस और नो? पक्का सर? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे अमाउंट by big company preference shareholders of small company as per प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अमाउंट. ये जो मैंने आपको यहाँ लिखा ना लेस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये अमाउंट क्या होगा? ये कुछ और नहीं, जो हमारा एग्री हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर्स को हम कितना देंगे, वो पार्ट है. क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? बोलो क्लियर है? यस नो? पक्का? बोलो बोलो बोलो. पक्का? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अमाउंट कैसे निकलेगा? जो अमाउंट हमें स्मॉल कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना है, जो अग्री हुआ है एज पर द पीसी, वही देना है. और आईपी ऑफ बी इक्वल टू ओ इशू प्राइस ऑफ बी इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बी. बट यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एस इज नॉट इक्वल टू इशू प्राइस ऑफ एस. स्मॉल की तो इशू प्राइस है ही नहीं अपने पास, वो तो बंद होने जा रही है. सॉरी, आईपी दोनों जगह नहीं है, ध्यान से देखो. क्या है बेटा? इशू प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू. मैं इसमें बहुत स्लो चल रहा हूँ आई नो, बट मैं चाहता हूं कि ये पीसी का दिमाग में बैठ जाए. मतलब सर सबसे पहले क्या निकालना है? पेमेंट मेथड. पेमेंट मेथड नहीं निकली, कब पता चलेगा? शेयर वैल्यू हमारे पास स्मॉल की नहीं है, उसके लिए हम निकालेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू नेटो माइनस पीएसएच डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. पक्का? और वहां से निकल जाएगा स्वैप रेशियो. क्लियर है? अच्छा, यहां पर जो नेटो हम निकाल रहे हैं, नेटो जो हम निकाल रहे हैं ना इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए, इट इंक्लूड्स बुक वैल्यू ऑफ गुडविल. ये हमने नेटो में भी पढ़ा था, याद आ रहा है? अगर पेमेंट मेथड से है
तो हम बुक वैल्यू ऑफ गुडविल नहीं लेते, अदरवाइज हमें लेना पड़ेगा। दिस वॉज योर एंटायर कैलकुलेशन इन रिस्पेक्ट विथ इंट्रिंसिक क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? चलो सर, ना तो क्वेश्चन में शेयर वैल्यू गिवन है, ना तो क्वेश्चन में इंट्रिंसिक वैल्यू गिवन है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इन दिस केस, इन दिस से से नेट असेट मेथड, तब जाके हम इस बेचारी सी गरीबों वाली मेथड को यूज करेंगे। एंड हेयर इक्वल टू नेटो, यहां पर पीसी और नेटो हमेशा बराबर रहेंगे, ना तो कोई गुडविल आएगी ना तो कोई कैपिटल रिजर्व आएगा। और हेयर नेटो इंक्लूड्स बुक वैल्यू ऑफ गुडविल, पक्का? एंड नंबर ऑफ शेयर्स issued equal to netto divided by issue price। ये जाके खत्म हो गया हमारा पीसी का केस 14 का डिस्कशन। क्या खत्म हो गया? पीसी का केस 14 का डिस्कशन। मतलब सबसे गई बीती कौन सी मेथड है? नेट असेट। यही बात समझ में आती है बच्चों सभी लोगों को? बोलो बोलो बोलो, क्या ये बात क्लियर है एवरीबडी? यस नो माय डियर फ्रेंड्स? क्लियर? बहुत बोलो, दिमाग में पूरा क्विकली बैठ गया? सबसे पहले हमें हमेशा प्रेफरेंस किसे देनी है? पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड लगाने के लिए क्या चाहिए? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय बिग कंपनी इनटू इश्यू प्राइस ऑफ बिग कंपनी। इश्यू प्राइस ऑफ बिग कंपनी नहीं गिवन है तो मार्केट प्राइस ऑफ बिग कंपनी यूज करो, मार्केट प्राइस भी नहीं गिवन है फिक्स वैल्यू यूज करो। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय बिग कंपनी नहीं गिवन है तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ स्मॉल कंपनी तो होंगे और उसमें से स्वैप रेशियो यूज करो। स्वैप रेशियो नहीं है तो शेयर वैल्यू ऑफ स्मॉल कंपनी डिवाइड बाय शेयर वैल्यू ऑफ बिग कंपनी। यहाँ पर शेयर वैल्यू ऑफ बिग कंपनी इज ऑलवेज इक्वल टू इश्यू प्राइस ऑफ बिग कंपनी, ठीक है? लेकिन शेयर वैल्यू ऑफ स्मॉल कंपनी ही नहीं गिवन है तो भैया अब हमारी मेथड बदल जाएगी, हम पेमेंट मेथड नहीं लगा सकते, उसकी लिमिटेशन आ गई। हम चले गए इंट्रिंसिक वैल्यू पे। इंट्रिंसिक वैल्यू में हमने निकाली इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्मॉल कंपनी और वो जो वैल्यू आई उसी वैल्यू को लेके हमने इंट्रिंसिक वैल्यू के थ्रू स्वैप रेशियो निकाल लिया और मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लिया? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय बिग कंपनी। लेकिन अगर क्वेश्चन इंट्रिंसिक वैल्यू का भी नहीं है तो फिर जाके हमें यूज करना पड़ेगा गरीबों वाली मेथड, दैट इज नेट असेट मेथड। क्या ये बात समझ में क्लियर है एवरीबडी? यस और नो? बोलो। अमालगमेशन अभी तक इजी लग रहा है? सारे कंसेप्ट अभी को ध्यान रख रहे हैं? मैं आपको लिख के दे रहा हूं, कल जब आप मेरे साथ क्वेश्चन, कल या परसों ऐसे कल जब भी आप मेरे से क्वेश्चन करोगे या परसों जब भी, तो आपको क्वेश्चन पढ़ते से ही चीजें रिकॉल होंगी कि कौन सी चीज कहां जा रही है। हाँ, नेट असेट के नेट असेट मेथड कैसे नहीं बनेगा? ऑल असेट्स एट फेयर वैल्यू माइनस ऑल लायबिलिटीज टेकन ओवर एट पेबल वैल्यू, दैट इज द अमाउंट कॉल्ड एज नेटो। और यहाँ पीसी यही हो जाएगा पीसी और यही हो जाएगा नेटो। यहाँ कोई गुडविल ही नहीं है ना कैपिटल रिजर्व है। लाइफ इज ब्यूटिफुल, यस और नो? एग्जाम में तो कुछ नहीं, पेमेंट ही आता है, बच्चा वही छोड़ के जाता है और वही सबसे प्रेफर्ड मेथड है, करेक्ट? पे जाएगा ना? पूछो क्या? नोट्स फॉर एग्जाम, नोट्स फॉर, इसी से रिलेटेड कुछ नोट्स फॉर एग्जाम। नंबर 1, इफ क्वेश्चन रिमेन साइलेंट अबाउट सी, क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट, क्या होगा? कंप्लीटली, then assume
अब ये कुछ नोट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये AS14 में नहीं गिवन है, ये अपन ने दिमाग लगाया है, ठीक है। और ये वेरी वेल बहुत ही काफ़ी बड़ी रिसर्च ना, तो क्रेडिट सिर्फ एक ही पर्सन को जाता है, हमारी टीम, और हमारी टीम में सिर्फ मैं ही हूँ, ठीक है, तो मेरे को जाता है ना। सो मैं समझ गया था वाली, तो मैंने तुरंत चलो देन अज्यूम बेटा ए PC इज इक्वल टू नेटो। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, कितने शेयर दे रहे हैं, नहीं कितने इशू प्राइस है, नहीं कितना, कुछ भी नहीं गिवन है। नेटो नेट एसेट मेथड लगा, अच्छा मतलब उनने कितने शेयर दे रहे हैं ये भी नहीं बताया, उनने कितने क्या दिए, क्या कहते हैं, शेयर छोड़ो क्या बोलते हैं उसको, कितनी इशू प्राइस है, कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, कुछ भी इंफॉर्मेशन। अज्यूम नेटो दैट इज नेट एसेट मेथड E, और entire is satisfied by issue of equity shares at par। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चा? क्लियर है? Now, if question states entries, क्वेश्चन में ऐसी कोई लाइन लिखी, entries are to be made at par, then issue price equal to face value of shares of। क्वेश्चन में अगर ऐसी लाइन गिवन है, एंट्रीज आर टू बी मेड एट पार, एंट्रीज किस पे करनी है, पार पे करनी है, एंट्रीज आर टू बी मेड एट पार, देन इशू प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द बिग कंपनी। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चा? क्लियर है? हाँ या ना? पक्का क्लियर? और याद है अपन वैसे भी जा ही रहे थे, इशू प्राइस नहीं तो मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस नहीं तो फेस वैल्यू, तो एट द एंड ऑफ द डे फेस वैल्यू पे ही गए ना अपन। अगर ये लाइन है तो आंख बंद करके ऐसा कर देने का, पूछो क्या? एक लाइन और लिख देता हूं, फिर अपन करेंगे बाकी की बातें के बाद। थर्ड, सपोज question is of intrinsic value and big company is newly started company। क्वेश्चन किसका है बेटा? इंट्रिंसिक वैल्यू का है, मतलब पेमेंट मेथड लगेगी क्या? ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू, तो अपन का पेमेंट मेथड तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, फिर तो हमें इंट्रिंसिक ही लगाना है, यस और नो। और जब इंट्रिंसिक लगाना है और ये पता चल रहा है कि बिग कंपनी नई अभी नई स्टार्ट हुई है, बिग कंपनी इज अ न्यूली स्टार्टेड कंपनी, देन अज्यूम इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ बिग कंपनी। ये बात समझ में आ रही है बच्चा? Suppose question is of intrinsic value, big company is newly started company, then assume issue price is equal to face value of the equity shares of the big company। क्या ये बात समझ में आती है बच्चा? ये 3 पॉइंट्स अपन ने लिख लिए। ओवरऑल कितने पॉइंट हैं सर? 4 पॉइंट्स हैं, 4 या 5 पॉइंट्स हैं अपने, है ना? 4 पॉइंट्स हैं टोटल। चौथा पॉइंट अपन करेंगे कल, और फिर कल अपन चलेंगे कहाँ पे? स्टेप नंबर 4 पे नहीं जाएंगे, हेलो, स्टेप नंबर 5 पे जाएंगे। 4 में तो मैंने ऑलरेडी बता दिया ना, कब गुडविल निकलेगी, कब कैपिटल रिजर्व निकलेगा, ऑलरेडी मैंने बता दिया है ना। तो स्टेप 5 पे जाएंगे और फिर स्टेप 6 पे जाएंगे, उसकी भी जनरल एंट्रीज देख लेंगे और फिर अपन क्वेश्चंस पे चले जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में माइट भी हम एट दी एंड क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, बट तब तक के लिए आई होप आपका कॉन्फिडेंस है ना? ओके, ऑनलाइन वालों तुम भी बताओ, सब बढ़िया? डन? ओके।